European powers, the iron of England displaced the Indian steel and many furnaces were abandoned. मतलब जैसे जैसे यूरोपियन पावर्स जो थी वो इंडिया में आने लगी, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे, डच थे या फ्रेंच थे, तो क्या होने लग गया, फॉरेन कंट्री के स्पेशली जो इंग्लैंड के आयरन थे वो इंडिया में आने लग गए, जिसकी वजह से इंडियन स्टील की डिमांड कम होने लगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से जो फर्नेसेस थे वो अबैंडन होने लग गए, यानी खाली होने लग गए। अब फर्नेसेस क्या होता है, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस अभी जो स्लाइड थी उसमें क्या दिखाया था, एक प्रोसेस दिखाया था ना कि जहाँ पे वो लोग स्टील बना रहे थे। अगर हम दोबारा वहां पे चलें तो आप ये देखेंगे कि ये जो ये इमेज है इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये स्टील बना रहे हैं ना, तो ये बेसिकली एक फर्नेस होता है। तो अब जब ये चीजें होने लगी कि यहाँ पे इंग्लैंड का आयरन आ गया, तो फर्नेसेस अबेंडन होने लग गए, क्योंकि अब लोगों के पास काम ही नहीं रहा था, क्योंकि ज्यादातर जो थी मार्केट जो थी उसमें क्या था, इंग्लैंड का आया हुआ आयरन था और लोग उसे ही यूज कर रहे थे। इसके अलावा भी बहुत से कारण थे जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही थी। वो क्या कारण थे वो भी जान लेते हैं। So other reasons for decline of steel industry was, पहला रीजन था कि फॉरेस्ट लॉज दैट प्रोहिबिटेड एंट्री ऑफ ट्राइब्स। अगर आपको याद हो, हमने अपने एक प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि कुछ फॉरेस्ट लॉज बना दिए थे ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने क्या कर दिया था, रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पे घोषित कर दिया था। अभी जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे आप किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं करते। तो जो ऐसी बहुत सी ट्राइब्स जो इन फर्नेसेस पे काम किया करती थी, अब जब उनको इन फॉरेस्ट में अंदर जाना ही बंद कर दिया, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई, उनके पास आयरन होता ही नहीं था। एक्चुअली में जो ओर्स होते हैं ना, ओर्स यानी कि वो खादान जहां से आपको मेटल मिलना है, वो ज्यादातर कहाँ पे होती है, जंगलों में। तो अगर आपको जंगल में जाने ही नहीं दे रहे हैं, वहां पे आपकी एंट्री बैन कर दी है, तो वो जो ट्राइब्स है वो कहाँ से लेके आएंगे अपने लिए रॉ मटेरियल और कैसे बनाएंगे स्टील। सो दिस वाज आल्सो अ रीजन। नेक्स्ट एक चीज जो और हुई वो ये थी कि अगर कभी कहीं आपको अलाउ कर भी दिया जाता था ना किसी ट्राइब को कि हाँ फॉरेस्ट में जा सकते हैं, तो हेवी टैक्सेस जो थे वो पे करने पड़ते थे। हेवी टैक्सेस वर देयर फॉर एंटरिंग इनटू द फॉरेस्ट, मतलब आपको बहुत ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। और अगर आप ये ह्यूज अमाउंट यानी ये टैक्स पे करते हैं तभी आप जा सकते हैं जंगल में और वहां से क्या ला सकते हैं, अपने लिए आयरन खोज के ला सकते हैं, सो दैट आप आगे उसको फर्दर यूज कर सके। अब इस तरह से जब आप हेवी टैक्सेस पे कर रहे हो और प्लस आप जानते हैं कि क्या हो गया, अवेलेबिलिटी हो गई ब्रिटिश स्टील की इंडिया में, तो आप जानते हैं कि आपको क्या होने वाला है, सिर्फ लॉस ही होने वाला है। रीजन क्या है कि अगर आप इसको समझे, इनकम तो आपको हो नहीं रही, इनकम तो आपके पास किसी तरह से है नहीं, क्योंकि ब्रिटिश स्टील आ गया, लोग उसी को ज्यादा परचेज कर रहे हैं। और जो ये आपको ओर्स में से सामान निकाल के लाना है, यानी जो आयरन निकाल के लाना है अपना जो रॉ मटेरियल, उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, लॉस वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। और अब क्योंकि अवेलेबिलिटी हो गई थी ब्रिटिश स्टील की इंडिया में, तो इसकी वजह से जानते हैं क्या हुआ, बहुत सी इंडियन इंडस्ट्रीज ने क्या करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश स्टील से ही उन्होंने यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो हमारे इंडिया की स्टील इंडस्ट्री थी ये डिक्लाइन होने लग गई। मीनवाइल जब ये सारी चीजें हो ही रही थी, जब हमें डिक्लाइन फेस करना पड़ ही रहा था अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए भी, तो उस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक बड़ी सी आयरन एंड स्टील जो है फैक्ट्री सेटअप करें, सो दैट हम उसमें भी उसी तरह प्रॉफिट कुछ अर्न कर पाए जैसे कि कॉटन मिल्स पे लोग कर पा रहे थे। तो ऐसे ही जो कुछ लोग थे उनमें से बात करते हैं हम जमशेदजी टाटा की, जिन्हें कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं। तो हुआ क्या कि आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज जो थी ये आने लगी इंडिया में। अब इसके पीछे कहानी ये है कि इन 1904 चार्ल्स वेल, अ जियोलॉजिस्ट, एंड जमशेदजी टाटा स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द फाइनेस्ट आयरन ओर इन इंडिया। मतलब अभी जो जमशेदजी टाटा है ये बड़े बेटे थे दोराबजी टाटा के, और इन्होंने क्या किया, 1904 में एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे चार्ल्स वेल्ड, उनको अपने साथ लिया और इन्होंने क्या सोचा कि हम सर्च करेंगे फाइनेस्ट आयरन ओर इंडिया की, सो दैट हम अपनी एक आयरन एंड स्टील फैक्ट्री सेट कर पाए। और इन्होंने क्या चीज नोटिस की कि एक ट्राइब थी जिसका नाम है अगरिया ट्राइब। अब ये जो अगरिया ट्राइब के लोग थे ना, इन्होंने देखा कि एक हिल पर से पूरे बास्केट लोड्स लेके आ रहे हैं आयरन के। तो बाद में इस अगरिया ट्राइब की मदद से इन्होंने ढूंढ निकाली राजहारा हिल्स,
जहां पर कि इन्हें बहुत ही बढ़िया आयरन ओर मिल गई। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर अगर ये अपना आयरन एंड स्टील फैक्ट्री सेट करते हैं तो क्योंकि वहां पर कहीं पे भी वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो उस वजह से इन्हें ये लगा कि ये एक राइट प्लेस नहीं होगा अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो इन्होंने दोबारा अपनी खोज शुरू की और उस खोज का नतीजा क्या निकला? A place was found with the help of Agaria tribe. Here Bhilai steel plant was founded. A large forest area was cleared near river Subarnarekha. अब अगरिया ट्राइब की मदद के साथ, यानी दोबारा अगरिया ट्राइब की मदद लेकर इन्होंने एक जगह खोज निकाली जहां पे फिर इन्होंने अपना स्टील प्लांट लगाया। भिलाई स्टील प्लांट उसका नाम है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही लार्ज फॉरेस्ट एरिया था जिसे क्लियर किया और फिर ये इन्होंने एक स्टील प्लांट लगाया। कहाँ पे? रिवर सुवर्ण रेखा के पास। अब क्योंकि इनको क्या चाहिए थी, ऐसी जगह ना जहाँ पे इनके पास रिवर भी हो और भी हो, तो ये एक परफेक्ट प्लेस इन्हें मिल गया और इन्होंने यहाँ पे अपना एक स्टील प्लांट सेटअप कर लिया। इवन बाद में एक टाउनशिप भी बनाई गई जिसका नाम रखा गया जमशेदपुर। अब आप ये बात समझ चुके हैं कि जो ये टाटा ग्रुप था, इन्होंने एक भिलाई स्टील प्लांट लगाया और यहाँ पे एक साथ ही सिटी भी बनाया, एक टाउनशिप बनाई बेसिकली, जिसका नाम रखा गया जमशेदपुर। अब इसके बाद क्या हुआ? The Tata Iron and Steel Company started producing steel here in 1912। मतलब 1912 में जो ये टिस्को था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इन्होंने स्टील प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। लेकिन इनिशियली इनको भी कुछ समस्याएं देखने को मिली। वो ये कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो इंडिया की जो स्टील थी उसके ऊपर कोई खास ट्रस्ट नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि जो स्टील ब्रिटेन से बन के आता है उसकी क्वालिटी ज्यादा बढ़िया होती है। तो इस वजह से टिस्को के पास से कोई ज्यादा परचेज नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स। लेकिन बाद में कुछ सिचुएशन चेंज हुई और हुआ ये कि 1914 the first world war broke। Tisco got the chance to produce carriage wheels and shells for the war and rails for Indian railways। अब अगर आपको ये सिचुएशन समझाएं तो हुआ ये कि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, जिसके बारे में हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्या हुआ था, 4 साल तक ये युद्ध चला था, बहुत लंबा युद्ध था। तो उस वक्त जो ये ब्रिटिशर्स थे ना, इनको टिस्को की मदद लेनी पड़ी सो दैट वो क्या कर सके, उनके लिए शेल्स बना सके जो यूज होने थे वॉर पर्पस के लिए। इतना ही नहीं, अगर आपको ये चीज पता हो कि हमारी जो फर्स्ट रेलवे थी, जो स्टार्ट हुई फर्स्ट ट्रेन, वो कब हुई थी? 1853 में। तो जो हमारी पहली ट्रेन थी वो चली थी 1853 में। तो उसके बाद से जो ब्रिटिशर्स थे वो लगातार ये चाह रहे थे कि जो इंडियन रेलवेज हैं उनको डेवलप किया जाए, नई नई रेलवे लाइंस बनाई जाए और ट्रेन चलाई जाए ताकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। ऐसे टाइम पे अब हो क्या रहा है, क्योंकि वॉर हो रहा है, उधर उनको रिक्वायरमेंट किस चीज के लिए है? वॉर के लिए भी चाहिए शेल्स और इंडियन रेलवेज के लिए भी उनको स्टील चाहिए, क्योंकि उनको रेल्स बनवानी है और सारी चीजें बनवानी है। तो उनको किस पे डिपेंड होना पड़ रहा है? टिस्को पे। रीजन वॉज दिस कि ब्रिटेन से अब स्टील ज्यादा नहीं आ पा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन का जो स्टील था वो कहाँ पे यूज हो रहा था? वॉर पर्पस के लिए, कि वॉर में जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी स्टील की, उसमें उनका स्टील सारा लग जाता था। तो ऐसे टाइम में टिस्को के लिए ये सिचुएशन एक बहुत ही बढ़िया सिचुएशन उभर के आई, क्योंकि ना सिर्फ वो शेल्स बना रहे थे वॉर के लिए, बल्कि वो इंडियन रेलवेज के लिए भी रेल्स तैयार कर रहे थे और जो भी उनका रिक्वायर्ड सामान था वो बना रहे थे। अब सिचुएशन ये हो गई थी कि इन 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज बाइंग 90% ऑफ स्टील फ्रॉम टिस्को। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी, तो उस रिक्वायरमेंट का जो 90% होता था ना परचेज करना स्टील का, वो कहाँ से परचेज कर रहे थे? टिस्को से। मतलब उनकी 90% जो उनको प्रोवाइड की जा रही है फैसिलिटी स्टील की, वो किन की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है? टिस्को की तरफ से। Later, as the nationalist movement grew stronger, the Britishers tried to concede many demands in order to retain its control over India, resulting in development of Indian industries। अब आगे चल के सिचुएशन कुछ इस तरह से पलट गई कि मतलब जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, क्योंकि जो इंडिया के लोग थे वो क्या कह रहे थे कि क्योंकि इंडिया हमारा कंट्री है तो हमारे कुछ राइट्स हैं और हमारी कुछ, हम चाहते हैं कि हमें कुछ फेवर्स मिले। तो ऐसे में जब ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल रिटेन कर पाना, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया?
कुछ उनकी जो शर्तें थी उन्हें मानना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बाद में ये देखने को आया कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप होने लग गई। मतलब इनिशियली जहां हमने नोटिस किया था कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी प्लस हमारी जो स्टील इंडस्ट्री थी, जो कि क्या होने लग गई थी, डिक्लाइन होने लग गई थी बिकॉज ऑफ दीज ब्रिटिशर्स, बाद में यही इंडस्ट्रीज जो थी इन्होंने ग्रोथ भी देखी। अब इन्होंने ग्रोथ इस वजह से देखी क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे इन्हें बहुत सी शर्तें माननी पड़ रही थी, किन लोगों की, नेशनलिस्ट की, क्योंकि अब ये क्या चाह रहे थे कि किसी भी तरह से इंडिया पे हमारा कंट्रोल रह जाए। तो ऐसे में हमारी जो इंडस्ट्रीज थी इन्होंने कुछ हद तक फायदा भी होते हुए देखा। तो अब आप इस चैप्टर में समझ चुके हैं कि आपने क्या चीज जानी, हमारी दो बहुत ही फेमस इंडस्ट्रीज के बारे में भी जान लिया, उनके जो फाइनेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे जैसे कि फाइनेस्ट क्वालिटी का फैब्रिक और फाइनेस्ट क्वालिटी की स्टील, उसके बारे में भी जान लिया, प्लस आपने जान लिया उनके डिक्लाइन के बारे में भी, और ये भी जान लिया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसकी वजह से इन्हीं इंडस्ट्रीज ने थोड़ा बहुत अपने अंदर ग्रोथ भी होते हुए देखा। प्लस